नमस्कार, स्वागत है आपका अजब बाजार की गजब कहानी में। ये आज हमारे वीकेंड शो का नाम है। बाजार भी अजब है और कहानी भी उसकी गजब है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले 10-15 दिन से रोज़ सुबह 7 बजे हम और आशीष यही डिस्कस करते हैं कि सब कुछ एक साथ चल रहा है, सारी तेज़ी एक साथ बन रही है। मार्केट भी में इक्विटीज़ भी चल रही हैं, कमोडिटीज़ भी चल रही हैं, बॉन्ड वाले भी चल रहे हैं, बिटकॉइन भी चल रहा है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब ये क्या भूल भुलैया है, कैसे कैसे मार्केट को समझा जाए। ये रिस्क बन रहा है क्या? उदय कोटक सर को तो बहुत डर लग रहा है। उन्होंने तो लिख भी दिया कि मुझे मार्केट में बहुत डर लग रहा है, सब कुछ एक साथ चल रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। उनके फर्म की ओर से लगातार ये बात कही गई कि मिड कैप में बहुत फ्रॉड है। गिरा और उसके बाद उतनी ज़ोर से ऊपर आया है कि मिड कैप ने न्यू हाई बना दिया। तो ये पहेली क्या है? ये सारे एसेट क्लास एक साथ क्यों चल रहे हैं? क्या हो रहा है मार्केट में? आज पहला सवाल तो ये जिस पे हम डिस्कस करेंगे। दूसरा ये है कि क्या महंगाई ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को जकड़ने का प्लान बना लिया है? आप सोच रहे हो कैसे, अपने यहाँ तो इतनी कम हो रही है। मैं आपको समझाऊंगा कैसे महंगाई आपको फिर से पकड़ने वाली है। और तीसरा, जो यूएस में बहुत रेट कट लेकर के लोग उत्साहित हो रहे थे ना, वो उम्मीद एकदम खत्म होती सी दिख रही है। कुछ लोग तो कह रहे हैं इस साल होगी ही नहीं, कुछ कह रहे हैं 2 होगी। मतलब 3-4 से शुरू हुआ था, वो 2 तक आ गए हैं। जून को बढ़ के अब सितंबर तक ले गए हैं। और एक आध लोग कह रहे हैं कि होगा ही नहीं। जो कह रहे हैं नहीं होगा, उसमें नील कश्कारी जो उनके पेंसिल्वेनिया के शायद गवर्नर है, वो ऐसा बोले। हालांकि वो नॉन वोटिंग मेंबर्स हैं। चौथा सवाल है, एक बहुत ही पॉपुलर सवाल है, वोडा आइडिया में क्या करना चाहिए। वोडा आइडिया में दरअसल 20,000 करोड़ रुपए फंड रेज की तैयारी है। 2,000 करोड़ रुपए प्रमोटर और 18,000 करोड़ रुपए के ओएफएस आएंगे, ऑफर फॉर सेल। ये 20,000 करोड़ रुपए क्या करेगी कंपनी? कर्जा चुकाएगी, कैपेक्स करेगी, नया स्पेक्ट्रम खरीदेगी, 5G भी लगाएगी, क्या करेगी पता नहीं। तो ये सब क्या करेगी तो अलग चीज़ है। आपको क्या करना है इसमें वोडा आइडिया, क्योंकि ये देश का शेयर है। इसमें हर आदमी इंटरेस्टेड है, सबके पास है, पोर्टफोलियो में खुद ले रखा है लोगों ने, छोटे छोटे निवेशकों ने रखा है। तो उस पर बातचीत करेंगे, लेकिन एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और जिनके साथ डिस्कस करेंगे उनसे मैं आपको परिचय कराता हूँ। अभय जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। अभी कहाँ घूम के आए? अबू धाबी से, खाड़ी देशों से घूम के आए जी। तो वहाँ की भी रिपोर्ट लेंगे। मल्होत्रा जी है तो अमेरिका ही घूम के आए होंगे पक्का, या नहीं होंगे, जाने वाले होंगे तो उधर की खबर। और अनुराग जी हमेशा की तरह अमेरिका से जुड़े हुए, जहाँ सबसे ज़्यादा बवाल होता रहता है। और हमारे चार्ट आर्ट मास्टर हैं सर्वेंद्र जी। पिछली बार बहुत तारीफ हुई थी आपकी, बहुत सारे आपने जो चार्ट दिखाए थे। इस बार फिर देखेंगे हम लोग चार्ट, और चार्ट के संदर्भ में एक बहुत विशेष टिप्पणी हम लोगों ने अभी की थी, उसको समझेंगे कि यार वो दरअसल वैसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो उस सब पे बात होगी, लेकिन सबसे पहले ये सारे एसेट क्लास एक साथ ऊपर क्यों चल रहे हैं? अनुराग जी, गोल्ड भी चल रहा है, क्रूड भी चल रहा है, इक्विटी भी चल रहा है, बिटकॉइन भी चल रहा है, बॉन्ड भी चल रहा है। आपकी समझ में आ रहा है यूएस का मार्केट? नीरज जी नमस्कार आपको, सभी पैनल मेंबर्स को। तो एक तो टाइटल बड़ा अच्छा रखा है आपने, अजब बाजार की गजब कहानी। हाँ, तो इंटरेस्टिंग है। चलिए एक एक करके देखते हैं इनको। क्रूड, आई थिंक द न्यू नॉर्मल, और हम काफी टाइम से इस प्रोग्राम में चर्चा कर रहे हैं, 70 से 90 के बीच में क्रूड का न्यू नॉर्मल है। और वो इसलिए है कि अब पिछले 20 सालों से कंपेयर नहीं होगा। 2014-15 में यूएस का शेल ऑयल की डिस्कवरी जो हुई थी, उससे सडनली ऑयल में बहुत एक मोमेंटस ड्रॉप हो गया था, और वो कुछ साल चला। लेकिन अब वो दौर दोबारा नहीं आएगा। यूएस अपना ऑयल को प्रिजर्व भी करना चाहता है। तो कुछ हद तक जियो पॉलिटिक्स जो चेंज हुई है आफ्टर 2022, उससे आई थिंक वी शुड बी कंटेंट कि न्यू नॉर्मल में 70 के नीचे ऑयल टिकना बड़ा मुश्किल है। अगर कभी आ भी जाए तो 75 से 90 के बीच की ही आप रेंज लगा के चलिए। 100 के ऊपर जाएगा तो वो वेस्टर्न कंट्रीज भी उस पर कुछ इंटरवेंशन करेंगे। एवरीबडी नोज कि वेनेजुएला रशियन ऑयल एंड ईरानियन ऑयल से भी वर्ल्ड को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज प्राइसेस रेंज में रहता है। इसको सभी मॉनिटर कर रहे हैं, ये सभी के हित में है। तो ये एक हो गया। बट वो 40, 50, 60 के प्राइसेस भूल जाइए। जो 2010 से 20 की डेकेड थी वो एक अलग थी। कॉपर पे आते हैं। बैरोमीटर है इन टर्म्स ऑफ मेटल प्राइसेस, ऑलमोस्ट आई मीन 4.3 4.4 के आसपास पहुंच रहा है। 4.75 तो इसका पीक था। 2008 के मेटल बूम में भी तकरीबन उतना ही पीक था।
वर्ल्ड ओवर नीरज जी, ड्यू टू जियो पॉलिटिक्स डिफेंस में प्रोडक्शन बढ़ गया है। हर कंट्री डिफेंस में प्रोडक्शन कर रहा है। ऑलरेडी 2 वॉर्स आर अंडरवे, और ये भी एक नया नॉर्मल है जो पिछले 20 सालों से तो नहीं था। तो पीस टाइम के मेटल प्राइसेस को वॉर टाइम के मेटल प्राइसेस से कंपेयर करना भी गलत है। तो दैट्स द रीजन व्हाई डिस्पाइट स्लो डाउन इन चाइना, आपके मेटल प्राइसेस अप हैं। सो और कुछ कुछ हद तक रहेंगे। और इंफ्रा भी हर कंट्री बनाने की कोशिश कर रहा है। ऑल्दो इट्स नॉट, चाइना माइट बी स्लोइंग डाउन, पर अदर कंट्रीज आर ट्राइंग टू बिल्ड बेटर इंफ्रा। रियल एस्टेट पे क्विक टेक ले लेते हैं। देखिए, इसमें दो स्टोरी थोड़ी अलग है। यूएस में रियल एस्टेट में अबाउट 7 to 10% का करेक्शन है फ्रॉम पीक लेवल्स, ऑलमोस्ट ऑल मेजर सिटीज, एंड इट इज एक्सपेक्टेड यूएस रियल एस्टेट एक बार बढ़ता है तो अगले 10 साल उस प्राइस को एब्जॉर्ब करने में लगाता है। ये 2008 का जो पीक आया था रियल एस्टेट में यूएस में, वो वापस 2016 में वापस वो प्राइसेस आए। मीडियन होम प्राइसेस की बात कर रहा हूँ। तो अभी जो पीक बनाया 2021-22 में, आई थिंक अगले 7-8-10 साल तक वो एब्जॉर्ब होगा, एंड इट्स वेरी नेचुरल। मैं अगर कमर्शियल अनुराग जी एक मिनट, अनुराग जी, मैं इनको मेजरली 3 ग्रुप में डाल दूं। मान लीजिए एक कमोडिटी वाला डाल दूं, एक डेट डाल दूं, और एक इक्विटीज। तो मोटे तौर पे कमोडिटी सारी बहुत हाई पे है, ब्याज दरें भी ऊंची चल रही हैं, यील्ड भी बढ़ रही है, और इक्विटी भी चल रही है। आपको लगता है कि ये सिंक्रोनाइज्ड है? इसमें एक आध को तो गिरना चाहिए ना। मेरा क्वेश्चन ये है, क्यों नहीं गिर रहे हैं? सब एक साथ कैसे चल सकते हैं, ये बताओ आप। देखिए, लिंकेज तो है ना नीरज जी। अगर कमोडिटीज के तो रीजंस देखिए, बिकॉज ऑफ वी ऑलरेडी डिस्कस्ड एनफ। बॉन्ड्स में अगर हम आते हैं तो बॉन्ड्स तो अगर सेंट्रल बैंक्स के रेट जब तक हाई हैं तो बॉन्ड्स तो हाई लेवल पे रहने ही वाले हैं। नाउ इवेंचुअली वो कितने लो जाएंगे वो भी देखना होगा। अब इंडियन मार्केट में आप देख लीजिए कि कितना रेट कट्स होके भी तकरीबन 100 बेसिस पॉइंट्स ही रेट कट्स होगा, उसके नीचे तो वो जाएंगे नहीं। तो वो भी 5% के आसपास आकर के रुक जाएंगे। यूएस में एक न्यू नॉर्मल बना है, वो हमें डिस्कस करना चाहिए, दैट आई वांटेड टू कम टू, विच इज अबाउट ये जो 10 ईयर यील्ड है ना, ये जो 0% के जमाने में 2.5 से 3-3.5% में रहता था, 3 से नीचे, वो नहीं होगा। तो तकरीबन अंदाजा ये है कि इस डेकेड में अबाउट 4 से 4.5 की बॉन्ड यील्ड, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड को हमें अंदाजा लगाना चाहिए, जो इमर्जिंग मार्केट्स में फ्लोज को इम्पैक्ट करता है। तो पिछले 20 साल से वो इमर्जिंग मार्केट का फ्लोज आ रहा था, जो अब नहीं आ पाएगा उतना। तो ये बॉन्ड यील्ड की कहानी है नीरज जी। जैसे सेंट्रल बैंक्स रेट कट करेंगे, यील्ड कर्व में थोड़ा उसमें ढलान आएगी और वो नीचे भी टिल्ट करेगा, लेकिन इट विल नॉट गो बैक टू 4.5%, 4 से 4.5 10 ईयर यील्ड को नॉर्मल मान के चले हम। आई थिंक उस पर प्लानिंग करें। स्टॉक्स आते हैं फाइनली, सबसे इंपॉर्टेंट है नीरज जी स्टॉक मार्केट्स हम लोगों के लिए। एंड वहां पर भी अगेन दो कहानियां हैं। हम इसमें और डिटेल में चर्चा करेंगे जब बाकी गेस्ट कहते हैं, लेकिन मैं शुरू में दो कमेंट्स देता हूं। यूएस मार्केट्स किसी भी लिहाज से महंगे नहीं हैं। आई थिंक वी शुड, ये एक दो अलग, देखिए मेरा नैरेटिव थोड़ा सा अलग होगा इसमें, बिकॉज ट्रेडिशनली इंडियन मार्केट में जो नैरेटिव चलता है वो ये है कि देखिए यूएस मार्केट देखिए कितने महंगे हैं। प्लीज ये मिसप्लेस्ड नैरेटिव है। यूएस मार्केट्स आर नॉट एक्सपेंसिव, और हम डिटेल में आएंगे क्यों नहीं है एक्सपेंसिव। दूसरा नैरेटिव इंडिया में स्ट्रांगली चलता है कि नहीं देखिए इंडिया की वैल्यूएशन जस्टिफाइड है, वो भी नैरेटिव में भी पूरी सच्चाई नहीं है। कहीं ना कहीं सच्चाई नीरज जी इन दोनों के बीच में है। बदले बदले से नजर आ रहे हैं। यूएस मार्केट सस्ता है और इंडियन मार्केट महंगा है। एनवीडिया सस्ता है, टीसीएस महंगा है ना? जेपी मॉर्गन सस्ता है, एचडीएफसी बैंक महंगा है। ये जो अनुराग जी की थ्योरी है ना, आप इससे सहमत हैं क्या? मेरा मूल प्रश्न अगेन वहीं पे है। अब मेरे पहले बीच में पहले चार्ट है ना, चार्ट दिखाओ भाई जरा। दो चार्ट दिखाइए आप, एक क्रूड का दिखाइए और एक S&P 500 का दिखाइए। चार्टिस्ट जी हमारे हैं, ये चार्ट ये दिखा रहे हैं कि आप एकदम हाईस पे गया। एक देखिए भाव के खिलाड़ी की हम लोग यहाँ बात करते हैं, एक भाव खिलाड़ी है वेल्स फार्गो। भाव के खिलाड़ी अनुराग जी सुनिएगा, उन्होंने 4250 का टारगेट रखा था S&P का। जब वो करीब 1000 पॉइंट से बीट हो गए तो उन्होंने सीधे बढ़ा के 5500 कर दिया। तो उधर भी भाव खिलाड़ी बहुत सारे हैं। मेरा पॉइंट ये है, सरवेन जी बताओ ये क्या चल क्या रहा है भाई S&P 500 में, क्यों नहीं गिर रहा है ये? जी देखिए नीरज जी, एप्पल्स को एप्पल से कंपेयर करेंगे चार्ट पे। आज मैंने वही कोशिश की है कि भाई कोशिश करें कि कंपेयर एप्पल्स विद एप्पल्स एंड ऑरेंजेस के साथ नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको बड़े बड़े जो पड़ाव रहे हैं बाजार के, उन पे ध्यान रखना पड़ेगा। जो है कि 2008 का टॉप
2001 का टॉप, 2008 का लो, और उसके बाद जो सब्सिक्वेंट हाईज बने 17-18 के जो हाईज बने इस बाजार में कोविड के बाद, कोविड वाला लो और उसके बाद कोविड के हाईज। तो जब उन सारी ट्रेंड लाइंस को हम जोड़ते हैं, पहले हम हाईज की ट्रेंड लाइन को जब हम लेते हैं S&P में और हम देखते हैं कि भाई 2008 में क्या हुआ था और 2000 में क्या हुआ था, तो दो इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन S&P के लिए आ रही हैं, जो कि कोविड हाई से, कोविड के लो के बाद वाला जो हाई है 2021 वाला, जहां से यूक्रेन वॉर चालू हुआ था, उन हाईज को अगर हम जोड़ते हैं तो S&P का टारगेट रह गया है। ये जो ट्रेंड लाइन हमने बनाई है अभी, जो डार्क रेड है, एक हल्की रेड है और जो डार्क रेड बोल्ड रेड है, वो ट्रेंड लाइन की मैं बात कर रहा हूँ। उस ट्रेंड लाइन में तकरीबन 200 पॉइंट अभी बाकी है। 5400-5400 का जगह S&P में है, जो कि निफ्टी, बैंक निफ्टी या बहुत सारे अदर इंडाइसेस में ये ट्रेंड लाइन पहुंची जा चुकी है, कुछ में ब्रेकआउट भी हो गया है। तो मैं इस ट्रेंड लाइन के थ्रू अब सारे चार्ट्स आपके कंपेयर करूंगा, दर्शकों के लिए सिंपल रखने की कोशिश करूंगा, और समझ के चलिए दायरा यहाँ 16 साल का है। अब आप इसको इंट्राडे चार्ट और डेली चार्ट पे बैठने लगेंगे और बोलेंगे कि कॉल सही जा रहा है, गलत जा रहा है, इन्होंने ये बोला था, उन्होंने वो बोला था, तो मजा नहीं आएगा। क्योंकि हमने जनवरी में ये ट्रेंड लाइन दिखाई थी, अभी तक निफ्टी की 4 महीने से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं हुआ है, बिकॉज ट्रेंड लाइन थोड़ी सी अपवर्ड स्लोपिंग है S&P के लिए भी, निफ्टी के लिए भी, बैंक निफ्टी के लिए भी। तो हर महीने 30-40 पॉइंट ऐड कर रही है। तो मैंने लास्ट शो में मंडे वाले में ये बोला भी था कि भाई जो नहीं, मैं कह रहा हूँ सरविंद, अगर नीली वाली लाइन को माने तो वही मैं कह रहा हूँ, रिस्क टू रिवॉर्ड। अब रिस्क की लाइन के आसपास आप पहुंच गए, जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा, नए समीकरण, नए रिस्क रिवॉर्ड नहीं खुलेंगे, तब तक अगर यहाँ पे कोई एक्सीडेंट या दुर्घटना या नेगेटिव सरप्राइज या कुछ भी आया। अब एक मिनट रुको, ये वाला टेकन, अभी जरा क्रूड के दिखाओ मेरे को, $90 पे। हाँ, अब ये ब्रेंट पे आइए, आप ब्रेंट पे बताइए। तो ब्रेंट, हमने जब लास्ट शो में इसको लगाया था ब्रेंट के चार्ट को, तो हमने यही बोला था कि इस ब्लू और रेड लाइन के दायरों में रहेगा, जिस दिन ब्रेकआउट हो जाएगा ऊपर के टारगेट आएंगे, क्योंकि ब्लू लाइन पे इतने बढ़िया सपोर्ट्स लिए हैं लास्ट 2.5-3 सालों में। थॉट यही था कि अब ये ब्रेकआउट ऊपर का ही आएगा यहाँ पे। तो क्रूड क्योंकि नीचे में सपोर्ट अच्छे ले रहा था, तो आइडिया था कि ब्रेकआउट ऊपर आएगा, और ब्रेंट में अब वो ब्रेकआउट मंथली चार्ट्स में लास्ट मंथ में आ चुका है। तो वो आप देखेंगे कि रेड लाइन के ऊपर अब ये ट्रेड हो रहा है। और हमने पिछले शो में भी यही बोला था अड्डा में कि तो ये ब्रेंट 100 के प्लस भी गया ना, हमको सरप्राइज नहीं होगा, जब ब्रेंट तकरीबन 75 चलता था और WTI 70 के आसपास चलता था। तो मुझे बिल्कुल सरप्राइज नहीं होगा कि क्रूड 100 के प्लस जाएगा। तो कमोडिटीज जो लैग कर रही थी इक्विटीज को, जो 2-3-6 महीने से लैग करती हैं शॉर्ट टर्म में और 1.5-2 साल से लैग करती हैं लॉन्ग टर्म में, कमोडिटीज आर लैगिंग। तो कमोडिटीज के टॉप अभी बाकी हैं, कमोडिटीज के अब ब्रेकआउट हो रहे हैं। जब इक्विटीज अपने टारगेट पूरे कर रहे हैं रिस्क लाइन के ऊपर, रेड लाइन जब कंप्लीट हो रही है, तब जाके इक्विटीज की, यहाँ पे कमोडिटीज में आपको गोल्ड और क्रूड में ब्रेकआउट दिख रहे हैं। तो ये ब्रेकआउट चलेंगे और इक्विटीज में प्रेशर रह सकता है जब तक वो रेड लाइन का ब्रेकआउट नहीं होगा S&P में। अब आपको समझ में आया कि मार्केट में इतनी तेजी क्यों है? नहीं समझ में आया? क्या कर रहे अपना व्यू वो मैं शेयर अब आप बताओ। नहीं, आपने जो पहला सवाल पूछा बहुत अच्छा सवाल है। अभी सभी पूछ रहे हैं कि भाई ये सारी चीज़ें ऊपर जा रही हैं, तो क्या सारी चीज़ें फिर रिवर्सल में नीचे भी चली जाएंगी? तो कितना खतरा है, ये हो क्या रहा है? तो मुझे लगता है ये एक काफ़ी बड़ा सेगमेंट है ग्लोबल इन्वेस्टर्स का, जिन्होंने रैलीज मिस कर दी स्टॉक मार्केट्स में। S&P में काफ़ी लोग बियरिश थे, नेगेटिव थे, लोअर टारगेट थे, और वो बहुत दिन से पैसा लेके बैठे हैं पर डिप्लॉय नहीं कर पा रहे हैं। और कमोडिटीज़ जो है, हमने शार्प स्पाइक देखा है अभी। आप देखिए गोल्ड का प्राइस 1800 से 2400 पे आ गया और रुक नहीं रहा है वहाँ पे भी। दूसरी तरफ कॉपर, मेटल, ऑयल और बिटकॉइन जैसी चीज़ें। अब ये जो हैं ये कंजम्पशन बेस्ड कमोडिटीज़ हैं कि आइडियल वर्ल्ड में ये हुआ कि जितना मैं कंज्यूम कर रहा हूँ उतनी डिमांड है और सप्लाई एक तरफ है, पर डिमांड उसके ऊपर तब बढ़ती है जब एक फाइनेंशियल स्पेकुलेटिव डिमांड भी आ जाती है। और अब हम उस जोन में हैं जहाँ पे एक स्पेकुलेटिव फाइनेंशियल डिमांड ऑन टॉप ऑफ रियल डिमांड आ गई है। जैसे रियल एस्टेट का एग्जांपल देख लें, जब तक डिमांड और सप्लाई मैच्ड है, एक्चुअल यूज़र खरीद रहा है, तब तक ठीक है। उसमें फ्रॉथ कब आता है? जब स्पेकुलेटर्स आ जाते हैं जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए रियल एस्टेट ले रहे हैं कि 100 का लूँगा 200 में निकाल दूंगा, क्योंकि तेज़ी का मार्केट है, बढ़ ही रहा है, भाव बढ़ रहे हैं। तो गोल्ड में और ये जो बाकी सारे एसेट क्लासेस हैं, और दूसरी तरफ इक्विटी अपनी तरफ चल रहा है, क्योंकि इक्विटी में पैसा अभी भी आ रहा है। तो एक मार्केट, ग्लोबल मार्केट जिसमें लिक्विडिटी अभी भी बहुत सफिशिएंट है, वो तो क्लियर है कि लिक्विडिटी है मार्केट में, वो कम नहीं हो रही है। आप इंटरेस्ट रेट चाहे 6 महीने बाद गिरें, साल भर बाद गिरें, उससे मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि सप्लाइड है मार्केट में लिक्विडिटी। दूसरा, एक फियर ऑफ मिसिंग आउट है कि भाई हम कितने समय तक बेयरिश व्यू बना के बैठे रहेंगे।
अगर आप फंड मैनेजर हैं तो आपका जो इन्वेस्टर है वो कहेगा कि भाई आप निकलिए, किसी और को देते हैं जो रिटर्न बना रहा है, या फिर आप थोड़ा एग्रेसिव कॉल लीजिए। तो एक फाइनेंशियल स्पेकुलेटिव पैसा आ रहा है इन सारी एसेट क्लासेस में, वो कॉज ऑफ वरी है, क्योंकि जब ये होता है तो ये सारे एसेट क्लासेस किसी भी लेवल तक जा सकते हैं, हमने पहले भी देखा है, मतलब एक्सॉर्बिटेंट लेवल्स पे भी जा सकते हैं। तो कहना कि कहाँ तक जाएंगे, क्या इसका फेयर लेवल है, बहुत मुश्किल है। पर क्लियरली ये अर्ली स्टेज है ट्रेंड का, मुझे नहीं लगता कि इमीडिएटली ये रिवर्स हो जाएगा। मुझे ये बताइए कि जब सारी दुनिया में लोग ये चिल्ला रहे थे कि भाई बहुत महंगी ब्याज दरें, काटो काटो, यूएस में सबसे ज़्यादा शोर मचा रहे थे वहाँ पे, तो जब इतना पैसा है, इतनी लिक्विडिटी है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है ब्याज दरों का, तो फिर वो थ्योरी बेकार हो गई ना। फेड का किसी को क्यों इंतजार करना चाहिए? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि ये एक रेड हेरिंग है। अभी भी लोग जो ज़्यादा फेड को देखते रहते हैं कि फेड का ग्लाइड पाथ क्या है, वो पिछले 2 सालों से एकदम देख ही रहे खाली फेल्ड हैं। मतलब उन्होंने जिसने भी, आप 2 साल के एग्जांपल देख लीजिए, जिसने भी एक इन्वेस्टमेंट थ्योरी, पोर्टफोलियो, एसेट एलोकेशन बनाया फेड के ये प्रेडिक्ट करके कि फेड क्या करेगा, वो रह गया साइड पे फिर, क्योंकि सबको दिखा कि ये तो रेट बढ़ेगा, तो रेट बढ़ेगा मतलब मार्केट गिरेगा। कुछ नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि लिक्विडिटी है सिस्टम में, एब्जॉर्ब हो रही है। और दूसरी तरह अब ये कोई कहे कि अब फेड रेट काटेगा तभी मार्केट बढ़ेगा, वो भी गलत है। यही तो प्रॉब्लम है। तो वो जो कॉज और इफेक्ट है, मेरे हिसाब से वही, वो गलत चीज देख रहे हैं लोग, मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। वो फेड का ग्लाइड पाथ है, वो इंटरेस्ट रेट मैनेज कर रहा है, ग्रोथ मैनेज कर रहा है, इन्फ्लेशन मैनेज कर रहा है, उसको रहने दीजिए। जो एसेट क्लास हैं वो चल रही है इक्विटी, स्पेशली अर्निंग्स पावर पे। तो अगर जहां तक इन्वेस्टर्स को दिख रहा है, अब मैं इंडिया की बात करूं, क्लियर ग्रोथ है, 1150 रुपए का निफ्टी ईपीएस का टारगेट है 25 का, और अभी भी मैं देखूं उसको तो 20 टाइम फॉरवर्ड से कम निफ्टी ट्रेड कर रहा है, जो कि अभी भी फेयर वैल्यू रेंज के बीच में है एकदम, 18 से 22 टाइम के जब फॉरवर्ड। तो अगर हमारी अर्निंग्स उस लेवल पे हैं और उससे भी हो सकता है बढ़े, तो निफ्टी अभी भी मुझे कोई एक्सपेंसिव नहीं लगता है हिस्टोरिकल बेसिस पे। और उस हिसाब से मैं देखूं, सर्वेन को नहीं लग रहा महंगा, हाँ आपको तो बिल्कुल नहीं लगेगा। इस सर्वेन तो महंगा सस्ते की बातें नहीं कर रहे हैं, वो तो अपनी ओवरबॉट, सर्वेन जी ओवरबॉट है क्या अपना मार्केट? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल 16 साल के रेफरेंस लाइंस के आसपास है। हाँ दिखाओ, तो निफ्टी दिखाओ, निफ्टी। होता क्या है, देखिए नीरज जी, जब इन हर्डल लाइंस के आप आसपास पहुंचते हो ना, तो उस समय समझ नहीं आ रहा होता है, लेकिन हमें इसीलिए एक्सपीरियंस से हम जितना बता रहे हैं कि भाई ये लाइंस का ब्रेकआउट कर पाना, ये प्रोबेबिलिटी लेस देन 10% है, क्योंकि मोमेंटम ने अब बाजार का साथ छोड़ दिया है और इक्विटीज मुझे थोड़े से टॉपिश लग रहे हैं। देखिए, हमने ये कॉल 22,150 में लिया था जनवरी में, जब निफ्टी 22,150 स्पॉट चलता था, फ्यूचर तकरीबन 22,300 चल रहा था। 4 रोल ओवर हम कर चुके हैं वहां से। तो 4 रोल ओवर में अगर एवरेज 150 पॉइंट भी कमाया तो 600 पॉइंट फ्यूचर वाला ऑलरेडी कमा चुका है। ये वही लोग समझेंगे जिन्होंने ब्याज बदला खाया है। जिन्होंने बदला खाया नहीं है, उनको ये चीज समझ में नहीं आएगी कि शॉर्ट करके भी, खड़े रह के भी अगर बाजार रेंज बाउंड रह जाए तो पैसे बन जाते हैं। हम तो उल्टा ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे अटकेगा, और अटकेगा तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि रिस्क इतना, मतलब रिवॉर्ड बहुत कम रहेगा। लायल लाइन पे मुश्किल से, आई थिंक ये जो कल हमने ब्रेकआउट किया, परसों और ब्रेकआउट करके हम नीचे आ गए, ये फॉल्स ब्रेकआउट जैसा लग रहा है। 60-70 पॉइंट हम लाइन के बाहर गए और तुरंत अंदर आ गए आज, जो आज हम गिरे। तो पॉसिबली एक फॉल्स ब्रेकआउट निफ्टी में हो सकता था, एक लॉन्ग टर्म 16 साल की ट्रेंड लाइन का। तो उसके अगर गिरावट आई तो ब्लू लाइन तक जगह बाकी है। और अभी मैं बोलूंगा तो लोग बोलेंगे बट ब्लू लाइन बहुत दूर है। इतना मैं भी बोल देता हूँ कि बहुत दूर है। लेवल दूंगा तो फिर सब लोग ट्रोल करना शुरू कर देंगे, बट रिस्क वहां तक है। ये बताओ, तो किस करने आप जा सकते हैं? सरवेन जी, ये जो एक दो दूसरे नंबर वाला जो उल्टा लाल एरो बना हुआ है और जो तीसरा लाल एरो, ये कितने टाइम का है? 2-3 साल का? ये देखिए जी, ये आपका जो है, जब हम निफ्टी में पहली बार जब गए थे ऊपर 18,000 100 200 का हमने जब लेवल जाके निफ्टी में छुए थे, वहां से हमने जो है ये 2020 के आसपास ये ट्रेंड लाइन है। और अभी 24 का अगर आप लेवल देखेंगे तो मैंने तो हम सुनो, अभी सवाल तो सुनो, अभी एक्सप्लेन मत करो, आप सवाल सुनो। पहला लाल एरो छोड़ देते हैं, वो तो बहुत 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 दूर है, मतलब 10-15 साल हो गया। दूसरा और तीसरा जो लाल एरो है वो आप कह रहे हो वहां पे अटक रहा है मार्केट। अगर अब ये लाल लाइन को नीचे ले आए 3 सेंटीमीटर जी, तो क्या ये ब्रेकआउट दिखने लगेगा हमें? नहीं, 3 सेंटीमीटर ला के कैसे पाएंगे आप? जब दोनों हाइज कनेक्टेड हैं तो आप तो नीचे नहीं देखिए। अरे हमें को तो खींचनी लाल लाइन ना देखिए कविता है, इसमें थोड़ा फ्रीडम हमारे पास रहता है, Okay. लेकिन इतना फ्रीडम नहीं है कि हाई और लो को ही नहीं जोड़े। हाइस को जोड़ा है तो सारे हाइस को जोड़ा है, लोस को जोड़ा है तो सारे लोस को जोड़ा है। उतना डिसिप्लिन तो फॉलो करना पड़ेगा नीरज जी। अब मल्होत्रा जी के पास, अभी रुकिएगा, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। मल्होत्रा जी देखिए,
बहुत ज़्यादा कमोडिटी की डिमांड यूएस वहाँ चाइना से आ रही है ना, और अभी 10-15 दिन पहले एक मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आया तो 50 के ऊपर आ गया, तो एकदम खुशी के मारे लोग उछल पड़े और एल्युमिनियम कॉपर स्पेशली 1.5 साल के हाइस पे चले गए। स्टील में भी रौनक लौट आई है। अब तो उसमें मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन सैक्स ने अपने जीडीपी के टारगेट बढ़ा दिए तुरंत। भाव के खिलाड़ी मतलब इतनी जल्दी बदलते हैं। अभी उन्होंने 4.5% टारगेट रखा, उसने 5 कर दिया। सो क्या डर लगना चाहिए कि भाई कमोडिटी इतनी तेज बढ़ रही है, कंपनी के मार्जिन पे हिट आएगा, सारे मेटल्स भागेंगे, 50% कंज्यूमर तो अकेले चाइना ही है सारे कमोडिटीज़ का, क्रूड भी बढ़ा हुआ है, तो ये डरने के लिए है या जो हमने किताब में पढ़ा था थ्योरी वो इस समय चल नहीं रही? देखिए, कंज्यूमर तो वीक है और जहाँ पर भी रॉ मटेरियल अगर प्राइसेस बढ़ेगा तो वहाँ पे मार्जिन कंप्रेशन होगा ही होगा, तो स्टॉक नीचे आना चाहिए। स्टॉक नीचे आना चाहिए। बट ग्रोथ, इंडिया की बात करें अगर स्पेसिफिकली, तो लिक्विडिटी इतनी है स्टॉक्स के लिए और अभी भी डिमांड अच्छी है। कंज्यूमर, आप एसीज का आपने एग्जांपल दिया जब हम बात कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, गर्मी इतनी पड़ रही है, नंबर्स बोल रहे हैं, गाड़ियां, सब चीजों की जो डिमांड है, हाउसिंग, रियल एस्टेट बूम पर है। आप देखिए हाउसेस कैसे बिक रहे हैं, रियल डिमांड है। जो पहले रियल एस्टेट साइकिल्स में होता था कि इन्वेस्टर डिमांड है, स्पेकुलेटिव डिमांड है, वो नहीं है, अभी रियल जेन्युइन डिमांड है। इन चीजों का क्या होता है, स्टील की डिमांड, सीमेंट की डिमांड, और अभी तो क्या है, जितने घर 2 साल में डिलीवर हुए हैं, 2 साल बाद उनके लिए आपको प्लाईवुड भी चाहिए, आपको टाइल्स भी चाहिए, वो डिमांड आएगी। तो मुझे लगता है जो उस सेक्टर से रिलेटेड जो एंसिलरीज हैं वहाँ ग्रोथ आएगा। तो ग्रोथ पॉकेट्स में डिफर करता रहता है। जो कमोडिटीज हैं, आई थिंक एक फैक्टर ये भी है कि एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग कि इंटरेस्ट रेट कहीं ना कहीं 2 आए, 1 आए, 3 आए, कहीं ना कहीं लोअर आएंगी। उसकी वजह से अच्छा, फिर करेंसी का इम्पैक्ट है। सम पीपल आर सेइंग हो गया, डॉलर का टाइम खत्म हो गया, अब रुपी का टाइम आने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो वो अनसर्टेनिटी है ना, उससे पीपल आर आल्सो मूविंग टू सेफ हेवन, और गोल्ड इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज कि ये सेफ है, अपना लेके बैठ जाओ। तो कहीं ना कहीं हर एक के लिए डिफरेंट हो गया कि हर एक गोल्ड के भी लिए खरीदे ले रहे डिफरेंट हैं, रीजंस हैं। मार्केट इक्विटी भी खरीदे ले रहे हैं, बहुत पैसा हो गया लोगों के पास। आप SIP देखिए ना, कितने 19,000 20,000 करोड़ की महीने की सिप है। किसी ने सोचा था कि ये 20,000 करोड़ महीने में इक्विटीज में आएगा? ये जाएगा कहाँ? अच्छा, फिर आपके पास हाइब्रिड फंड्स हैं, ये हैं। तो जहां भी मार्केट मार्च में थोड़ी नीचे आई, जो मार्केट में हर साल होता है मार्च में, उसके बाद फिर मिड कैप और लार्ज कैप फिर बढ़ने चले हो गए। और रुकिए, मैं तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात आप ले आए आप लोग कि जो बहुत रोबस्ट डिमांड है ना, ये शायद जो थोड़े फियर्स आते हैं कि कमोडिटी प्राइसेस ज़्यादा हो गए या ब्याज दर नहीं भी कटे तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, उनका तो बिक ही रहे हैं ना। मैंने एक KEI इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन से मैं बात कर रहा था। मैंने जब कहा कि भाई ब्याज दरों को ऐसा, बोला यार क्या बात करो, 9-10% हम लोगों की आदत है ब्याज भरने की। मैंने कहा भाई ये सोच देखिए आप कि 9-10% होम लोन देने की तो हमारी आदत है, वो ये बता के गए। तो अगर इस लेवल की थिंकिंग है तो फिर बड़ा मुश्किल है। अनुराग जी, आपको जोड़ना चाह रहे थे क्या? बोलिए सर। हाँ, 2-3 बातें नीरज जी। एक तो बिल्कुल सही बात कही आपने। देखिए, इसको बोलते हैं कि मार्केट्स को अलग अलग नजरिए से देखना चाहिए। 9-10% इंडिया में रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मल है होम लोन्स में, कहाँ से फर्क पड़ेगा? लेकिन यहाँ पर अगर यूएस में 7% पे होम लोन्स मिल रहा है तो मार्केट में बहुत फर्क पड़ेगा, जो पड़ रहा है। दूसरी बात नीरज जी, एक शब्द जोड़ना चाहता हूँ अबाउट इंडिया, विच इज, आई थिंक मैं सारे नंबर्स देख रहा था। इंडिया इज द न्यू जापान ऑफ द 70s। उस समय सब चीजें कंट्री के लिए अगले 20 साल के लिए बहुत अच्छी चली। डेमोग्राफिक डिविडेंड रहा, डोमेस्टिक इकोनॉमी अच्छी रही, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ भी जापान ने की, लेकिन वो कॉन्फिडेंटली अपने स्ट्रेंथ पे बढ़ते रहे आगे, राइट? तो वो एक जो फोर्सेस इंडिया के साथ चल रही है नीरज जी, डेमोग्राफिक, बिकॉज मैं फंडामेंटली चीजों को देखता हूँ। मिलेनियल्स की जो जनरेशन है वो 1977 से 1995 और 95 से 2015, उनको जेन जी कहते हैं। ये सबसे बड़ा कोहर्ट है इंडिया में, जो अभी अपने 20s 30s 40s में जा रहा है। दिस इज द टाइम जब सबसे ज्यादा लोग अपनी लाइफ में स्पेंडिंग करते हैं। इंडिया में 20s में खैर पढ़ते ही रहते हैं लोग, लेकिन 30s 40s में स्पेंडिंग करते हैं, जो अब आपको अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में, हाउसिंग में, ऑटो डिमांड, इन सब में दिखाई देगी। तभी वो एक क्राउडिंग आउट हो रहा है। वही क्राउडिंग आउट आपको मार्केट्स में भी दिख रहा है कुछ हद तक, बिकॉज
यंग जनरेशन है, उनकी होप्स हैं, डिजायर्स हैं, एम्बिशंस हैं, एस्पिरेशंस हैं, वो इन्वेस्ट करेंगे, ट्रैवल भी करेंगे, घर भी खरीदेंगे, तमाम तरह की इन्वेस्टमेंट करेंगे। इस पर एक डिटेल्ड स्टडी चाहिए। मैं भी कुछ काम इसमें कर रहा हूँ, जब समय मुनासिब होगा तो उस पर एक कुछ पब्लिश करेंगे। लेकिन थीसिस ये है नीरज जी कि जहां पर यंग लोग हैं, आप उनको रोक नहीं सकते, वो काम करेंगे, गुड सर्विसेज सेल होंगी, और महंगाई, महंगाई एक अलग पैरामीटर है, लेकिन डिमांड बढ़ेगी। तो डिमांड में कोई कमी नहीं है। इंडिया इज द न्यू जापान ऑफ 70s एंड 80s। थोड़ा रिस्क ये है कि प्राइजेस सैंक्टिटी उसमें लिमिट्स ब्रीच हो जाती हैं। हाँ, तो that's reflective even in the real estate, मतलब also in बड़ी the आप कह रहे हैं कि इंडियन मार्केट में तेजी है क्योंकि मिलेनियल की कंट्री है, प्रोडक्टिव एज वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं दुनिया में। अगले 20 साल हमारे इंडिया का टाइम आ गया है, मोटे तौर पे है ना हिंदी में। बिल्कुल अनुराग जी परमा बुल हो गए हैं। बिल्कुल। वो लास्ट स्टेटमेंट को मैं थोड़ा वो नहीं, आप इंडिया का टाइम आ गया है, ये नीरज जी मैं पहले, हाँ ये पहले भी दौर आए हैं, तो इस पे थोड़ा अभी caution। थोड़ा सा मतलब परमा बुल हाँ, -1 परमा बुल -1 कर दिया मैंने। हाँ सरवन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, पर सरवन जी के चार्ट भी दिखाओ भाई, निफ्टी वगैरह वाले सब। सरवन जी बताइए। अच्छा, अब नहीं, इसमें मैं खाली जो रोटेशन की हम बात कर रहे थे उसमें खाली ये मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि देखिए बॉन्ड मार्केट, बॉन्ड प्राइसेस तो 2 साल से गिर ही रहे हैं और अभी भी वो ट्रेजेक्टरी डाउन ही है। तो अगर हम रोटेशन देखते हैं बॉन्ड इक्विटी कमोडिटीज का, जो हमने एमबीए में पढ़ा था, फाइनेंस में पढ़ा था, वो लग रहा है कि इस बार प्ले आउट होगा। 2 साल पहले बॉन्ड स्टॉप आउट हो गए, लग रहा है कि इक्विटीज भी एक प्रेशर जोन में है, सप्लाई लाइंस में है, और अब कमोडिटीज का ब्रेकआउट बाकी है। तो कमोडिटीज यहाँ से 2-2.5 साल और चलेंगे, जो कि मैं क्रूड और गोल्ड के लिए लास्ट कई महीनों से दोहरा रहा हूँ कि एलोकेशन अब आपका कमोडिटीज में जाना चाहिए, पैसे वहां पे बहुत अच्छे बनेंगे। सो ये मेरी तरफ से रोटेशन। और जो ये चर्चा चली थी कि भाई सब एक साथ चल रहा है, नहीं, बॉन्ड 2 साल पहले टॉप आउट हो चुके हैं, यूएस में गिर रहे हैं, इक्विटीज कहीं अब टॉप आउट होगी, मे बी करेक्शन शुरू करेगी, लेकिन कमोडिटीज 2-2.5 साल और चलेंगे, ये मेरा यहाँ पे मानना है, प्योरली ऑन द रोटेशन थ्योरी एंड व्हाट आई सी ऑन द लॉन्ग टर्म चार्ट्स। गोल्ड भी दिखाओ भाई। जी। गोल्ड $2400 जी लिया आपने? नहीं, पहले का जो है बस वही बढ़ता जाता है, तो उसी को देख के खुश हो लेते हैं। अब तो आपने भी नहीं लिया होगा। गोल्ड एक इंटेंजिबल चीज है, उसको फील नहीं कर सकते आप, बस वो पड़ा है लॉकर में, पड़ा है तो पड़ा है। आप नहीं फील कर सकते। ये शो मैं व्हाट्सएप पे भेजूंगा, अभी आपको पता चलेगा कि आप फील नहीं कर सकते। मतलब उसका वो स्टिल इंटेंजिबल है। देखिए लॉकर में रखा है, आधे से ज्यादा तो लोगों का लॉकर में पड़ा रह जाता है। आप खाली ये सोच के खुश होंगे कि मेरे लॉकर में बहुत गोल्ड पड़ा हुआ देखिए है। जब अपनी पोर्टफोलियो स्टेटमेंट दिखती है, बढ़ता जा रहा है, उसका ज्यादा मजा है। रोज स्टॉक बढ़ रहा है, उसका एंजॉयमेंट ज्यादा आता है। आपने मान लीजिए 3 कुंटल गोल्ड खरीद रखा है और भाव बढ़ रहा है, तो आप उसको गुणा करके मन में सोच लिया करिए कि अच्छा आज 10 लाख बढ़े, आज 50 लाख बढ़े। वो नहीं हो पाता। आप बताइए कितने इन्वेस्टर्स वैसे करते हैं? कोई नहीं करता। अभी खुश होने का एक और मौका देते हैं। अनुराग, सरवन जी बताइए गोल्ड कहाँ तक जाएगा? अभी 2400 में है। देखिए आपके हमारा ही चैनल, आपका ही शो, हम तो 1400-1500 से बोल रहे हैं कि भाई गोल्ड का टाइम है, गोल्ड लीजिए और गोल्ड में बहुत अच्छे पैसे बनेंगे। और जहां तक बात रही, देखिए भ्रम है कि गोल्ड इंटेंजिबल है। चार्ट्स पे जब आप देखेंगे तो काफी वो भ्रम टूट जाते हैं। डाउ ने गोल्ड के अगेंस्ट में एक भी नया नहीं हाई मारा है 1999 के बाद से। तो आज 24 साल से गोल्ड डाउ को हैंड्स डाउन बीट कर रहा है। अगर आप गोल्ड में निवेशित रहते हैं तो आप डाउ से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। मैं यहाँ स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूँ, बट जो लोग इंडेक्स फॉलो करते हैं, गोल्ड ने डाउ को 26 साल से बीट किया है और सेंसेक्स को भी लास्ट 13-14 साल से बीट कर रहा है। तो गोल्ड एक यूजलेस एसेट नहीं है, ये दिमाग का एक भ्रम है। गोल्ड का टाइम आता है जब, तो गोल्ड सबको पीछे छोड़ देता है। वो टाइम मेरे ख्याल से गोल्ड का चल रहा है, 20 साल से चल रहा है और 4-5 साल चलेगा। ये जो लाल लाइन है और ब्लू लाइन है, सारे चार्ट जो मैंने आज दिखाए हैं, ये सारे मल्टी ईयर हैं। लाल लाइन एक रेजिस्टेंस रिजेक्शन लाइन है या रिवॉर्ड लाइन थी, तो वहां तक रिवॉर्ड मिले, उसके बाद जब ब्रेकआउट हो गया तो और रिवॉर्ड मिलेंगे। लाल लाइन का ब्रेकआउट हुआ तो और रिवॉर्ड मिलेंगे, जब तक लाल लाइन का ब्रेकआउट नहीं होगा रिवॉर्ड और नहीं मिलेंगे। ब्लू लाइन जो है वो रिस्क लाइन है, वहां तक आप गिर सकते हैं। ये सारे चार्ट्स की बनिस्बत में बात कर रहा हूं। गोल्ड एक ऐसा चार्ट है इन चार्टों में क्रूड के साथ जो अपनी लाल लाइन से ब्रेकआउट कर चुका है और एक डिसाइसिव मंथली कैंडल पे ब्रेकआउट है। मुझे नहीं लग रहा कि अब ये बहुत ज्यादा 2100-2150 के नीचे आएगा। अब इतना चला है 2400 तक, एक 50-100 पॉइंट करेक्शन कभी भी आ सकता है, वो आ सकता है, बट लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट है। और हमने जो अभी बात की थी लास्ट शो में, धनतेरस तक मुझे $3000 प्लस गोल्ड लगता है। और गोल्ड की तो मल्टी ईयर बुल मार्केट है, तो डबल भी होगा, 2150 का डबल होगा, 4200 समथिंग अब 4300 के करीब ये पहुंचेगा। 18 से 24 महीने लगाएगा, बट पैसे बहुत अच्छे बनेंगे। 3000 को रुपए में कन्वर्ट करें तो कितना, 1 लाख के हाँ, तो अभी आप जो है 30% और ऐड कर लीजिए जितना अभी है उसमें। 70-72 है तो लाख, 72 है। लाख रुपए का टारगेट। धनतेरस में लाख रुपए का हाँ। तोला।
एक 10 ग्राम की आप चेन बनवाइए, अभी भाव पता चल आपने मुझे कहा था कि जब तक आप गोल्ड नहीं लेते तब तक गोल्ड बढ़ता नहीं है, तो मैंने समझ लिया, मैंने लिया होगा मैंने लिया होगा तभी बढ़ रहा है नहीं, पर जितना जैसे इन्होंने कहा चार्ट्स की बात करी सरवेज जी, हम भी डेटा देख रहे थे डिमांड एंड सप्लाई का, क्योंकि जो डिमांड जो है गोल्ड कमोडिटी है, एक लिमिटेड अमाउंट में बनता है, और काफ़ी कंपनीज जो बनाते थे इसको, यूएस की बड़ी न्यूमॉन्ट, बैरिक गोल्ड वगैरह, उन्होंने प्रोडक्शन काफ़ी कम कर दिया पिछले सालों में, क्योंकि रिटर्न्स नहीं थी माइंस के एनवायरमेंट इशू से। तो सप्लाई काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड है, और उस समय में डिमांड, स्पेकुलेटिव डिमांड भी अगर आ गई तो फ्रैंकली 3000 का टारगेट भी कम है। मुझे सरवेंद्र जी ने दिया है 3000 का, मुझे लगता है कि फंडामेंटल बेसिस पे भी मैं देखूं सिर्फ डिमांड सप्लाई पे, तो 3000 का टारगेट कोई बड़ा नहीं है, मतलब फ्रैंकली, क्योंकि ये ऐसी कमोडिटी है जब ये चलती है तो शॉर्ट टर्म में स्पाइक करती है, और फिर स्टडी चार्ट दिख रहा है ना इतना बड़ा सा वो जी। एक हाँ, बिल्कुल, आप देखिए, बिल्कुल, तो वो हो सकता है, क्योंकि वो डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। अगर डिमांड इसकी स्ट्रांग रही, रोबस्ट रही, एक्चुअल यूजर की, प्लस फाइनेंशियली स्पेकुलेटिव डिमांड भी जो है, जो ईटीएफ्स के थ्रू ड्राइव होती है, तो इजीली जा सकता है $3000। ओके, अच्छा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो हम लोग कमोडिटी और अब जैसे हम लोगों ने सारे एसेट क्लासेस को हम डिस्कस कर रहे हैं और सब एक साथ चल रहे हैं ना, हमारी पुरानी सारी थ्योरी फ्लॉप हो गई हैं। अब लिक्विडिटी है, डिमांड है, मिलेनियल है, और ये सब चीज़ें हम लोग बता रहे हैं। क्या ऐसा लगता है कि कुछ मार्केट में ऐसा चल रहा है फेड के दिमाग में, या बाइडेन के दिमाग में, या सऊदी अरब के किंग के डिमांड में, जो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, और अचानक से कुछ ऐसा होगा तब हमको ये रैली एकदम जस्टिफाइड लगी? सही कह रहे थे लोग, चल ही रहा है स्टॉक। जैसे अपने मार्केट में होता ना, कभी कभी स्टॉक एक महीने से चल रहा है, किसी को नहीं पता क्यों चल रहा है, अचानक एक दिन खबर, अरे यार इसलिए चल रहा था ये। क्या ऐसा कुछ हो सकता है क्या? क्योंकि वो एक हम आपसे जिक्र कर रहे थे कि जो स्टेट स्ट्रीट ग्लोबल एडवाइजर नाम का एक फंड है, अनुराग जी आप नाम जानते ही होंगे, उसने कहा है कि उनको लगता है कि जून में 0.5% रेट कट करेगा फेड। कोई चॉइस नहीं उसके पास, दो रीजन से। एक उसको लगता है कि अब पॉलिटिकल कंपल्शन है उनके ऊपर, और दूसरा उसको ये लगता है कि जो इकोनॉमी में रिकवरी है यूएस में वो अनइवन है, क्रेडिट कार्ड में डिलिक्वेंसी है, फेड अभी रियल एस्टेट का खुद ही अनुराग बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अनइवन है, और पॉलिटिकल प्रेशर है, इस वजह से फ्रंट लोडिंग करेगा फेड, क्योंकि आप जैसे सितंबर पहुंचे काटना मुश्किल हो जाएगा, और उसका इम्पैक्ट भी देर से आएगा ना फिर। तो क्या ये जो अननोन है यही है क्या? ये आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है मार्केट में? आई थिंक जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो हर तरह के देख रहे हैं ऑप्शंस, और आपने जो बात कही मुझे लगता है कि काफ़ी, एक तो ग्रोथ ग्लोबली जो है, कंजम्पशन डिमांड वो कम नहीं हो रही है, तो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट हो रहा है कि फंड्स कह रहे हैं कि अगर डिमांड ग्लोबली दिख रही है, हर कंट्री में, चाइना भी पिकअप कर रहा है, इंडिया में है ही, बाकी इमर्जिंग मार्केट्स में भी, यूएस में भी, यूरोप में भी अर्ली स्टेजेस हैं डिमांड पिकअप के, तो हमको अंडर एलोकेटेड नहीं होना चाहिए रिस्क एसेट्स में, क्योंकि अंडर एलोकेटेड रहेंगे तो अंडर परफॉर्म करेंगे। तो एक तो वो, और उसके ऊपर अगर फेड का ग्लाइड पाथ रेट कट का फास्टर रहता है तो वो एक बोनस है उनके रिटर्न्स का, बोनस है। तो मैं अभी भी ये नहीं सोचता कि जो भी बड़े फंड्स हैं वो सिर्फ इस बेसिस पे चल रहे हैं कि फेड कब और कितना काटेगा, उनको ये है कि काटेगा, बट हम ग्रोथ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो रिस्क बढ़ाना पड़ा इस समय, तो रिस्क बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप अंडर परफॉर्म करेंगे। तो अगले 12 महीने का क्लियरली ये और मैं जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स तो हैं ही, पर जो छोटे फैमिली ऑफिसेज भी हैं जिनसे मिलता हूँ, वो सबका थिंकिंग इस समय वही है, कोई भी अंडर एलोकेटेड नहीं रहना चाहता इस समय। किसी के पास मार्केट वीक होने कोई बहुत सॉलिड लॉजिक नहीं है। टेक्निकल करेक्शन सबने देख लिया, और क्या और पिछले 2 महीने से नीरज जी हमने भी डिस्कस किया कई बार, सारे डिप्स जो हैं वो बाय हो गए हैं। जब भी डिप हुआ, वीक हैंड्स बाहर निकले, मार्जिन फाइनेंसिंग वाले निकल गए, डीलेवरेजिंग हो गई मार्केट में, और इमीडिएटली पिकअप हो गया। तो वो भी एक इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस दे रहा है कि ये बाय ऑन डिप्स मार्केट है। अगर आपको जो स्टॉक जो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं, एलोकेशन बढ़ाना चाहते हैं, वो अगर सडनली गिरा फॉर टेक्निकल रीजन, कि किसी ने सप्लाई दे दी, आईटीसी का स्टॉक बैट ने बेच दिया, 400 रुपये पे आ गया, उसके बाद 1 महीने में 5-6% की रिटर्न है उसके बाद, तो लोगों को मालूम है कि अपॉर्चुनिटी है कि कोई बड़ा शेयर होल्डर एग्जिट कर रहा है, तो आप उसको यूज करिए। कैंप्स में हुआ, अभी काफी स्टॉक्स में देखा। इंटरेस्टिंग बात देखिए, शुक्रवार को टीसीएस के रिजल्ट आए, कोई प्रॉब्लम नहीं रिजल्ट में, एस्टिमेट जो मार्केट लेके चल रहा था लगभग वैसे, स्लाइटली बेटर रिजल्ट आए। हम लोग तो डर रहे थे कि आईटी में तो अमेरिका में पता नहीं क्या हो रहा है, बट टीसीएस ने ऐसा निराश नहीं किया, रिजल्ट ठीक ठाक दिए उसने, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिख रही कि
कि किस तरीके से दिक्कत आई। तो ये आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ जो हम लोग इस थ्योरी में फिट करना चाह रहे हैं, मिस कर रहे हैं, जो आपको लगता है ये एक मिसिंग पॉइंट है जो होगा और जिसकी वजह से ये तेजी बन रही है? सी आईटी, जैसा आपने कहा आईटी टीसीएस का, आईटी में क्या हो रहा है, डील साइज थोड़ी स्टेगनेंट है जितनी लास्ट ईयर थी, प्लस लोग अभी भी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो थी उस पर नहीं जा रहे हैं, बट जो प्रोजेक्ट्स उनके बड़े जरूरी हैं बिजनेस के लिए वो स्पेंडिंग तो हो ही रही है। बाकी मार्केट में कोई ऐसा कैटास्ट्रॉफिक इवेंट हो जिससे कोई हमें नहीं दिख रहा, ऐसा मुझे कोई भी नहीं लगता है। लिक्विडिटी काफ़ी है। यूएस में अभी तक मार्केट सिर्फ 5, 6, 7 स्टॉक्स के सेंट्रिक रही है, अब थोड़ी ब्रॉड बेस होती जाएगी धीरे धीरे। जो लोग सोच रहे थे हार्ड लैंडिंग, वो नाउ इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू सॉफ्ट लैंडिंग। और उससे क्या होगा कि आपके इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स यूएस में और बढ़ती जाएंगी। जो पूरी रैली है इट विल बिकम मच मोर ब्रॉड बेस्ड। इंडिया में तो आप देख ही रहे हैं लिक्विडिटी का कारण, हर डिप पे, जैसा अभय जी ने कहा, हर डिप पे लोग आते हैं, इन्वेस्टर्स नए आते हैं और खरीदते जा रहे हैं, और एवरी टाइम जो स्टॉक जो नेक्स्ट हाई बनाता है वो प्रीवियस हाई से ऊपर ही है। ओके, स्मॉल कैप मिड कैप से थोड़ा अभी फोकस कम है, बट इंडिया में जो लार्ज कैप्स हैं, जैसे आपने कहा टीसीएस ने कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई, वो टीसीएस बैलेंस शीट स्ट्रांग है, बिजनेस ठीक है, और आईटी जैसा 6 महीने में ठीक हो जाएगा, फाइनेंशियल्स बहुत स्ट्रांग लगते हैं, कैपेक्स हो ही रहा है, रियल एस्टेट बहुत अच्छी सेल्स हो रही है, तो कहीं ना कहीं पॉकेट्स में काफी ग्रोथ है जिसको लोग अपनी लिक्विडिटी से चेज कर ही रहे हैं। Q4 में यानी लास्ट क्वार्टर में टीसीएस ने $13 बिलियन की डील्स क्लॉक की हैं, बहुत बड़ा नंबर है ये। तो ऐसी कोई समस्या तो मुझे नहीं लग रही, वहाँ पे भी बहुत, पर उसमें कैप्टिव परचेजेस भी है ना काफी, हाँ, लो मार्जिन वाले। लो मार्जिन थोड़ा कम आए, मार्जिन कम है, नो डाउट। जो हम लोग कांस्टेंट करेंसी लेके चल रहे थे कि 1.3 आनी चाहिए, 1.1 आई है, एग्रीड। लेकिन कंपनी एटलीस्ट मैनेज कर पा रही है उस ग्रोथ को, भले ही वो बहुत सारा काम करके मैनेज कर रही हैं कि एक बहुत अच्छी डील की बजाय 10 छोटी छोटी डील लेके हम लोगों ने मैनेज किया। तो ये सिचुएशन बन रही है। एक छोटा सवाल और, भाई मिड कैप फिर भाग गया ऊपर। हाँ, आप लोग तो कह रहे थे बहुत फ्रॉथ है, गिरना चाहिए। मैंने कब कहा था? आपने नहीं कहा था? मैंने कभी नहीं कहा। जी, आपने नहीं मिड कैप में फ्रॉथ है, अनुराग जी ने पोर्शंस में है, दिखा कहीं ना कहीं मिड कैप के पोर्शंस में कुछ ना कुछ सेक्टर में फ्रॉथ है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और अगर आप 3-4 महीने में देखेंगे काफी मिड कैप्स 20-30% डाउन है या स्टैग्नेंट। ओके, अनुराग जी कह रहे थे क्या? हाँ तो अगर कहा होगा तो मैंने कहा होगा, लेकिन नीरज जी 2 बातें ऐड कर दूं इसमें। देखिए, बिकॉज हम तो फंडामेंटल के नजरिए से देखते हैं। गोल्ड पर एक बात कहना चाहता हूँ, वो जो यूक्रेन वॉर में स्ट्रेटेजिक मिस्टेक यूएस से ये हुई ना कि उन्होंने डॉलर रिजर्व्स को कॉन्फिस्केट कर लिया रशिया के अबाउट 300 बिलियन। उसके बाद से तकरीबन इमर्जिंग मार्केट के सेंट्रल बैंक्स में एक ये नजरिया आ गया है कि डॉलर रिजर्व्स को गोल्ड से भी बैलेंस करें। आरबीआई की पिछले साल आरबीआई ने अबाउट 18 टन का गोल्ड खरीदा है, इंडियन सेंट्रल बैंक ने। टोटल होल्डिंग आरबीआई की अबाउट 812-815 टन है अभी गोल्ड की। तो सबसे ज्यादा रिजर्व बैंक गोल्ड खरीद रहे हैं, और ये सिर्फ यहीं की बात नहीं है, ये तमाम इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स डॉलर के साथ साथ गोल्ड में भी एसेट्स को हेज कर रहे हैं, क्योंकि कल कुछ पता नहीं है यूएस किसी और के एसेट सीज कर ले। सो ये एक बड़ा फंडामेंटल मूव है विच इज कीपिंग द गोल्ड इन अ रिवाइवल स्टेज एज ऑफ नाउ, राइट? सो असाइड ऑफ कंज्यूमर बैंक, सबसे बड़ी अकेले दिसंबर में 9 टन की बाइंग आरबीआई ने की है गोल्ड में, ये सिर्फ दिसंबर में। तो आई थिंक दिस इज अ गुड फंडामेंटल पॉइंट टू कीप इन माइंड, और ये चलेगा कुछ साल, राइट? बिकॉज नोबडी वांट्स टू कीप एवरीथिंग इन डॉलर। फेड रेट कट्स पे नीरज, अगर अब ये कहें, देखिए हम तो 1 साल से कह ही रहे हैं, लेकिन उस पर एक छोटा सा हमें एक एग्जाम्पल अगर मैं कहना चाहूँ, जिसको बोलते हैं ना कि हम लॉन्ग एंड वेरिएबल लैग से पॉलिसी काम करती है। इट्स लाइक आप अगर शॉवर में आपने वो टैप कंट्रोल किया जिसमें हॉट एंड कोल्ड वाटर एक साथ ही आता है, तो उसमें तकरीबन देयर इज लॉट ऑफ हॉट वाटर इन द पाइपलाइन ऑलरेडी। अब अगर फेड ने थोड़ा सा कोल्ड वाटर पास ऑन नहीं किया तो उस हाई रेट कट से हम सब जल जाएंगे। तो तकरीबन इसीलिए उम्मीद है कि करीब 50 बेसिस पॉइंट रेट कट्स वो इस साल जरूर पास ऑन करेंगे, विच इज 2 रेट कट्स। दैट्स माय सेंस नीरज जी। टीसीएस की बात बाद में करेंगे। हाँ, नहीं, मेरा भी है। नहीं, अभी एक लाइन बोल दीजिए, अच्छा, क्योंकि अगले सेगमेंट में मैं एक, अच्छा चलिए, मैं ये कहना चाहता, देखिए नीरज जी, मैं भी एक कल कोई बहुत रेलेवेंट केस स्टडी पे कुछ काम कर रहा था, और मैंने देखा ट्राई करते हैं चैट जीपीटी क्या कहता है। मैंने वो केस स्टडी ही पेस्ट कर दी,
और जो एनालिसिस निकल के आया नीरज जी, वो है जो कि MBA डेज में हम करते थे, उससे बेटर एनालिसिस निकल के आया। जो थ्रेट है वो ये नहीं है कि आज का रेवेन्यू कहाँ है, बट द फैक्ट इज कि ये व्हाइट कॉलर जॉब्स पे इतना सिवियर थ्रेट है। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि वो केस एनालिसिस मैं इंडिया में दिल्ली में जाके कुछ कॉमन बी स्कूल्स में अगर मैं वो केस स्टडीज दे दूं, अबाउट 5% लोग ही उससे बेहतर एनालिसिस दे पाएंगे, 95% एनालिसिस उस किस्म का नहीं दे पाएंगे। क्यों ऐसा क्या दिस इज अ वेरी स्टडी में आपका? हाँ, आई मीन वो एक केस स्टडी था अबाउट अ फैमिली जिसका कितना इनकम है और उसको कैसे एसेट्स एलोकेट करने चाहिए, क्या। तो यू नो दी चैट जीपीटी मैप्ड वेरी एग्जैक्टली कि कैसे क्रेडिट कार्ड डेट पहले खत्म करें, फिर मॉर्गेज लें, फिर 401 के मैक्सिमाइज करें। उन्होंने पूरा उसने प्लान बना के दे दिया नीरज जी। कहने का मतलब ये है, जितने भी लीगल फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, फाइनेंशियल में फर्स्ट लेवल एनालिसिस में जो रेट कट्स, जो मैन पावर का जो इन्वॉल्व, इवन कोडिंग में जी, तो पॉइंट इज ये जो टीम स्ट्रक्चर जो बना हुआ है हमारी आईटी सर्विसेज विच आर वेरी मैन पावर इंटेंसिव, ये मैन पावर का पीक अब हो चुका है और ये पीक नहीं इसके ऊपर जाएगा। तो आई थिंक दिस इज द क्वेश्चन दैट पीपल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो AI से आजकल काम हो रहा है वो दुनिया बदल देगा, और इस पर हम कम से कम 1 साल पहले एक शो कर चुके हैं। मुझे याद है। एग्जैक्टली यही थ्योरी हमने रखी थी कि जितने भी लोग ये रिसर्च से जुड़े हुए हैं, चाहे वो IT कंपनी के हों, चाहे इवन आपकी दुनिया के लोग हों, उससे बेटर करके वो देगा, कम समय में देगा, और इसीलिए आप मैनुअली उससे तेज काम भी नहीं कर पाएंगे। तो ये बात एकदम अनुराग जी की सही है। मैं तो रिकमेंड कर रहा हूँ एक नीरज जी, इसमें ये सारे जो नेगोशिएशंस अभी हो रहे हैं ना, IT कंपनीज इसको आके ना बताएं हमें, लेकिन आज सारे वेंडर्स IT कंपनी से यही नेगोशिएशन कर रहे हैं कि देखिए मैन पावर बढ़ाने की बात मत कीजिए, अब इससे नीचे ही जाएगा मैन पावर, और ये जो एनवीडिया को सारा प्रॉफिट जा रहा है ये कहीं से तो निकालना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस पर हम एक दिन एक बदलते पैराडाइम में IT सेक्टर पे ही शो करेंगे। मैं आज उस शो को मैं इसी शो के साथ टैग भी करूंगा कि हमने बहुत पहले बात कही थी कि चेंज ऐसी आ रहा है कि आप समझ नहीं पाएंगे, आपके नीचे जमीन खिसक जाएगी, इसलिए उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात कि 10-15 साल बाद दुनिया बिल्कुल बदली हुई हमको दिखेगी AI की वजह से। छोटा सा एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है वोडा आइडिया का। इस स्टॉक में, इस कंपनी में कुछ बड़े चेंजेस हुए हैं, क्या ये रिवाइव होगी या नहीं होगी, और आपको क्या करना चाहिए, इस पर बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चर्चा चल रही है कि सारे एसेट क्लास एक साथ क्यों चल रहे हैं। चर्चा के साथ साथ इस पर चर्चा हो रही है, और इसको क्या एक रिस्क के तौर पे देखा जाना चाहिए, या एक स्ट्रक्चर ही बदल गया है, नए तरीके से हमें चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, बहुत थ्योरेटिकल होने की ज़रूरत नहीं है। इसको हमने विस्तार से डिस्कस किया। लेकिन एक चौथा इशू जो इस सेगमेंट में बात करेंगे वो है वोडा आइडिया का। तीसरी टेलीकॉम कंपनी है इंडिया की, और इसने 20,000 करोड़ रुपए फंड रेज का प्लान बनाया, जिसमें 2,000 करोड़ प्रमोटर की ओर से आएंगे, 18,000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल आ रहा है, OFS होगा, उसमें पैसे लगाएंगे। उसका डेट भी आ चुकी है, प्राइस भी आ चुका है, 10 से 11 के बीच में प्राइस होगा, 18 से शायद 22 तक खुलेगा। ये सब कुछ होगा, लेकिन कंपनी के ऊपर करीब 2.5 लाख करोड़ का डेट है। क्या होगा आपके हिसाब से वोडा आइडिया में? ये जो कदम उठाया इसका क्या असर होगा? देखिए, एक स्टॉप गैप ब्रिज फंडिंग है कि कंपनी चलती रहे। फ्रैंकली आप उसका बिजनेस देखें, मॉडल देखें, बहुत ही वीक है। और सिर्फ मुझे लगता है कंपनी इसलिए सर्वाइव करेगी कि सरकार चाहती है कि 3 कंपनीज रहें टेलीकॉम स्पेस में। सिर्फ उसका एक वही रीज़न है, क्योंकि आप देखिए करीब 20 करोड़ सब्सक्राइबर हैं उनके, और हर क्वार्टर में 50 लाख सब्सक्राइबर निकल जाते हैं उनके। और जो सब्सक्राइबर हैं भी उसमें से आधे ऑलमोस्ट 2G पे हैं, और 2G का ARPU एक तो कम है, और दूसरा वो काफ़ी प्रेशर है सरकार पे कि 2G का जो स्पेक्ट्रम है वो बंद कर दें, क्योंकि 2G का स्पेक्ट्रम जब तक रहेगा तब तक 4G 5G प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होगा। तो एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से ही कंपनी जूझ रही है पिछले 4-5 सालों से। हर क्वार्टर में 6-8 हज़ार करोड़ का लॉस होता है। तो आप ये 20,000 करोड़ की फंड रेजिंग कर लेंगे, पर आपका ARPU बढ़ेगा नहीं, 145 रुपए के आसपास है, जबकि एयरटेल का 200 के ऊपर है। तो इतने वीक बिजनेस मॉडल को बार बार फंड करते रहना, कंपनी को चलाते रहना, मुझे नहीं लगता किसी इक्विटी शेयर होल्डर के लिए उसमें कोई वैल्यू है। फाउंडर के पास शायद चारा नहीं है, या जो भी है
और बीच बीच में खबर आती है कि कोई फॉरेन कंपनी आके उसको एक्वायर कर लेगी, कभी फेसबुक एक्वायर कर लेगा, कोई एक्वायर कर लेगा, फिर वो कुछ और बिजनेस बन जाएगा। मुझे फ्रैंकली नहीं लगता कि वो होने वाला है कुछ ऐसा। करेगा कोई आदमी? क्यों करेगा? क्योंकि उसमें कोई अपसाइड नहीं है। आपके 2G कस्टमर्स हैं, वो तो कभी भी चर्न हो जाएंगे। 50 रुपए के आरपू पे वो बिजनेस चलता है। आप दूसरी तरफ आपके इतना स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स हैं दो, जियो पूरा 4G पे ही है और फिर भी 180 रुपए पे आरपू पे भी पैसा अच्छा तगड़ा बनाता है। तो आप एक मतलब एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। कंपनी चल रही है, पर मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं जो देखते हैं शो को, उनको बड़ा सतर्क रहना चाहिए। उनके पास ये स्टॉक है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अपना ना रखें, क्योंकि 20,000 करोड़ की जो फंडिंग है वो मेरे ख्याल से 2 क्वार्टर या 3 क्वार्टर का लॉस कवर करने के लिए है। फिर बात घूम फिर के फिर वहीं पे आ जाएगी। रोहता जी, आपको लगता है कुछ और हो सकता है? क्या होगा? जैसा अभय जी ने कहा, बिजनेस प्रोफाइल काफ़ी वीक है। 2-2.25 लाख करोड़ का डेट है। इस साल की जो डेट की लायबिलिटी है वो तो हो जाएगी। अगले साल 27-28 हज़ार करोड़ का डेट रीपेमेंट है और FY26 में करीब 40 हज़ार करोड़ का डेट रीपेमेंट है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश फ्लो फ्रॉम बिजनेस है नहीं। मोस्ट ऑफ द प्रीमियम कस्टमर्स जो हैं वो या तो भारती या जियो की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं और हो चुके हैं। तो आपके पास वीक कस्टमर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना मजबूत इक्विटी इन्वेस्टर बैठा हुआ है, कुछ करेंगे नहीं वो लोग? वो तो बाकी कंपनी से भी है, अपने MTNL में भी थे, BSNL में भी हैं। तो सरकार बिजनेस चलाती नहीं है, सपोर्ट कर सकती है और क्या, मतलब उससे ज़्यादा आई थिंक एक सरकार का स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है कि मार्केट में डुओपोली ना हो। मैं तो 20,000 करोड़ से क्या हो सकता है? मतलब कुछ भी नहीं, सिर्फ 6 महीने और थोड़ा ऑक्सीजन मिल जाएगा, 1 साल और मिल जाएगा। जब तक खुल के बताए कि उसका प्लान क्या है। जब तक वो 2 लाख करोड़ का डेट प्रॉपर रिस्ट्रक्चर करके हेयर कट या तो गवर्नमेंट या कहीं ना कहीं बीच में नहीं आएगी, वो तब तक इसका सोल्यूशन समाधान नहीं निकलेगा। मुश्किल के दौर पर लग रहा है। नहीं निकलेगा नहीं। आप देखिए, ऐसे फंडिंग पहले भी हो चुकी है, ये फर्स्ट टाइम नहीं है वोडाफोन फंडिंग। मुझे तो याद है 165 पे हुई थी, 109 पे हुई थी और फिर नीचे नीचे होती गई है। वो हर बार कहा कि ये लास्ट फंडिंग है, लास्ट माइल ऑफ फंडिंग है, बट बिजनेस प्रोफाइल वीक है और तो डेट अनुराग जी के पास कोई उपाय हो? डेट का विशेष सर्कल है ये जिसमें वो फंस चुकी है। अनुराग जी, क्या आप लोगों के पास कोई इलाज है? अमेरिका से कोई नहीं है, आ जाए, नहीं है। ले तो कंपनी? हाँ नीरज जी, जब मैं हिंदुस्तान आया ना तो मेरे 2 मेजर गोल्स थे। हाँ। एक था आपसे, अभय जी से सबसे मुलाकात करना, जो मैंने किया। दूसरा मेरा गोल था वोडाफोन नंबर को चेंज, सॉरी हाँ, ये वोडाफोन नंबर जो मेरा करीब 15 साल से था उसको चेंज करना। नीरज जी, क्या होता है, एक और जो मैंने किया, एक डाइंग कंपनी के आउट हियर एज कस्टमर सर्विस इतना लाउजी हो जाता है कि वो कस्टमर्स को खुद पुश कर देते हैं। मुझे नहीं लगता कि मतलब क्यों कोई इंडिया में है और वोडाफोन को के सेल फोन को अभी भी यूज कर रहा है। देयर इज नो फ्यूचर अबाउट इट। तो और सेकंड इज ये तो कस्टमर सेंस से हुआ। अगर आपका कस्टमर बेस ही जा रहा है तो देन यू हैव नथिंग लेफ्ट। अल्टीमेटली सब कुछ तो कोई कितना भी डेट एडजस्ट करे, पे तो कस्टमर नहीं करना है अल्टीमेटली। सो दैट इज वन पॉइंट। सेकंड इज ये गवर्नमेंट ने जो लाइसेंसिंग, ये उसके विक्टिम है, जो पुराना जो लाइसेंसिंग रेजीम था, विच वाज क्लियरली वेरी एट्रोशियस, राइट? जो रेवेन्यू शेयरिंग एंड फिक्स्ड फी एंड ऑल दिस नॉनसेंस। अब अल्टीमेटली गवर्नमेंट की ही कंपनी बन गई है ये, तो गवर्नमेंट की जो लाइसेंस फी थी वो गवर्नमेंट को इन अ वे वापस देनी पड़ेगी। बट कंपनी का फ्यूचर मुझे कोई नहीं दिखता है, यू नो, इन टर्म्स ऑफ यू कांट रिवाइव दिस कंपनी नाउ एनी मोर, राइट? आई नो इंडिया नीड्स अ थर्ड टेलीकॉम प्लेयर, बट आई थिंक वो ब्रिज अब पास हो चुका है। चार्ट में कुछ दिखता है क्या आपको सरवेन जी? इसमें बहुत लोग निवेशित हैं, FPO देख के कुछ लोग आकर्षित भी हो सकते हैं। आपको कैसा लगता है चार्ट पे? देखिए, ईयरली सेटअप से कहीं बीच में अच्छा लगा था तो हमने भी उस समय बोला था, बट टारगेट यही लेके चले थे 16-17 के, और उसके ऊपर ही बहुत ज्यादा 20 के ऊपर ही जा नहीं पाया है। तो आई थिंक ब्रॉडली आपकी यही रेंज बन गई है और बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता आप 18-19 के ऊपर जा पाएंगे। और नीचे में भी जब तक 12-13 का सपोर्ट है तब तो ठीक है, उसके बाद अगर वो टूटा तो आई थिंक फिर और नीचे के स्तर यहाँ आ सकते हैं। तो बहुत स्ट्रॉन्ग कोई रिकमेंडेशन यहाँ नहीं है। इसको रिवाइव ही करना हो और आपसे कहा जाए कि आप एक आइडिया दीजिए, प्लान बनाइए, कैसे रिवाइव कर सकते हैं इसको? जियो या एयरटेल को बंद कर दें और और अरे आपका कस्टमर ही नहीं तैयार उसको यूज़ करने का, और ना आपकी 4G में इन्वेस्ट करने की, 5G में इन्वेस्ट करने की एबिलिटी है। तो एक, जैसा अनुराग ने कहा, एक सिंकिंग शिप है, उसमें आप गुड मनी आफ्टर बैड मनी थ्रो कर रहे हैं। फ्रैंकली मुझे नहीं लगता कि किसी ने, और उन्होंने, मेरे को लगता है सारे तरीके भी पिछले 2-3 साल में सब
जो भी मैनेजमेंट सब करके देख लिया, पर फिर भी चर्न इतना ज्यादा है कस्टमर्स में का। आएंगे बड़े बड़े लोग पैसे लगाने के लिए? मुझे कुछ मालूम नहीं है, ना मेरी ये सेल रिकमेंडेशन है, ना मेरी बाय रिकमेंडेशन है, ना मैं इसको ज़्यादा देखता हूँ। मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि कौन आएगा, क्या कब आएगा, कैसे आएगा। ये आएगा भी तो क्यों? हाँ, मुझे नहीं मालूम, हो सकता है उनके पास कोई रीज़न हो बहुत अच्छा, कोई लॉजिक लगाए, कोई लॉजिक हो सकता है। तो जब से खबर है तब से ये सोच रहा हूँ कि यार कैसे ये, मतलब 20,000 तो बहुत छोटी रकम है। इसमें क्या करना चाहिए इसका, जैसे आपने सॉल्यूशन पूछा ना, हाँ। डेट और इक्विटी दोनों इकट्ठे मूव करने चाहिए। आप अभी इक्विटी ला रहे हैं, डेट का सॉल्यूशन नहीं ला रहे हैं। हाँ। आप पहले डेट का सॉल्यूशन लाइए, हेयर कट बताइए कितना लेंगे, उसके बाद फिर इक्विटी इन्फ्यूजन होगा तो कंपनी पूरी रिवाइव हो जाएगी। आप पार्ट्स में सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। या तो आप पूरा डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर दीजिए, पूरा जीरो डेट कंपनी होगी, जो हो सकता है और हो भी चुका है पहले, और फिर उसके बाद जो इक्विटी वैल्यू है वो इक्विटी वैल्यू फिर अपने आप बढ़ेगी फिर तो। पर जब डेट इक्विटी में कन्वर्ट होगी तो सरकार मतलब 99% शेयर होल्डर बन जाएगी मेरे ख्याल से। तो जो बाकी सबको जो प्रमोटर हैं, उनको सबको फिर हिट लेना पड़ेगा। वो हेयर कट हो ही गया ना, एक्चुअली उनकी वैल्यू जीरो हो ही गई, जीरो हो गई, हेयर कट हो गया। तो अब चूंकि गवर्नमेंट भी इसमें एक शेयर होल्डर है, मेजर पार्टनर है, तो सोचना तो पड़ेगा उनको कि बिल्कुल इसको कैसे रिवाइव करें। देखिए जितनी ईवी अभी है ना वो सस्टेनेबल नहीं है, तो इक्विटी वाले को तो साफ होना ही पड़ेगा अल्टीमेटली। और वो डेट भी सस्टेनेबल नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं, तो वो डेट को भी रिड्यूस होना पड़ेगा। तो बेस्ट सोल्यूशन ये, जैसे अभी जी ने कहा, उस डेट को रिड्यूस कर दें, हेयर कट ले लें, इक्विटी वालों को वाइप आउट हो जाएंगे, और फिर अपने आप जब ईवी कम हो जाएगी तो ईवी बिटा पे आपको सबको अच्छी लगने लग जाएगी। यही एक तरीका है, डेट रिडक्शन, मैसिव डेट रिडक्शन, इस तरह से कि वो सस्टेनेबल बिजनेस बन जाए, क्योंकि छोटे मोटा काट के भी कोई फायदा नहीं है उसका, एक बड़ा हेयर कट करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, चैलेंज ये भी है कि आप आगे मान लीजिए चलिए सस्टेन कर रहे हैं आप, तो आपको 4G में जाना है, 5G जाना है, तो 6G की तैयारी हो रही है, उसके पैसे भी तो चाहिए, उसके लिए पैसे चाहिए। अब ये 20,000 करोड़ से आप क्या करेंगे? तो ब्याज चुकाने के लिए कम पड़ेगा। 5G के लिए आपको तैयारी चाहिए, सेल साइट्स लगानी है आपको, टावर्स लगाने हैं आपको, मतलब तो नए लोग भर्ती करने होंगे। देखिए, जो बाकी जो कंपनीज हैं, और क्यों वोडाफोन प्रॉब्लम में आया, वो इसलिए था कि जियो ने और एयरटेल ने एक इंटीग्रेटेड प्लेस बना दिए हैं। क्योंकि आप एक सब्सक्राइबर हैं तो आपको सब कुछ मिल रहा है, आपको इंटरनेट मिल रहा है, आपको सिनेमा मिल रहा है, आपको स्पोर्ट्स मिल रहा है, आपको चैनल्स मिल रहे हैं, सब एक इंटीग्रेटेड प्ले है। वोडा का तो कुछ उसमें लेना देना ही नहीं है, वो तो एकदम अलग ही है। तो अच्छा, मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केट और वोडा एक ही तरीके के हैं आज। जैसे मार्केट में अचानक से मुझे लगता है कुछ ऐसा होगा कि सारी रैली मुझे जस्टिफाइड लगेगी और वो वोडा में भी कुछ ऐसा हो सकता है। अरे अब देखिए, दुनिया में संभव कुछ भी नहीं, गेस करने में क्या जाता है कि ये पूरा बिजनेस मॉडल प्लान ये सब लगे कि हाँ अच्छा ये इसलिए हो रहा था क्या, क्योंकि अदरवाइज मुझे तो समझ में नहीं आता कि लॉजिक क्या है, क्यों FPO ला जा रहा है, क्यों सरकार प्रमोटर साहब पैसे इसमें डाल रहे हैं। शायद नेक्स्ट वीक हो सकता है, चूँकि FPO आ ही रहा है तो कुछ एक्सप्लेन करें, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करें, हम लोग उस पर नज़र रखेंगे। लेकिन बहुत दिलचस्प होगा कि वोडा आइडिया कैसे सर्वाइव करेगा, और ये रकम डेट के सामने और प्रॉब्लम के सामने तो बहुत छोटी है, तो इसमें क्या होना चाहिए। तो आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, सारे एसेट क्लास और मार्केट में तेज़ी क्यों है ना, उसको कैसे जस्टिफाई किया जाए। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं ये मार्केट बहुत ही महंगा हो चुका है, गिर जाना चाहिए, तो फिर कभी मिड कैप गिरवाते हैं, कभी लार्ज कैप में भी गिरवाते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे मार्केट इज लुकिंग एट समथिंग एल्स। तो हमें वो देखना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट की जो अजब कहानी है वो बहुत ही गजब है। तो इस शो के दौरान अगर किसी भी शेयर का नाम लिया गया है तो उसमें किसी भी प्रकार की सेल या बाई की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो केवल उदाहरण के लिए, ये चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, इसलिए उस पर कोई भी कॉल मत लिया करिएगा। बहुत 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा, वीकेंड में क्या करेंगे? वीकेंड पे एक रिजॉर्ट में जाने की प्लानिंग है, फैमिली के साथ, थोड़ा रेस्ट रिलैक्स, फ्रेंड्स के साथ मस्ती, बस यही। अबू धाबी में क्या किया था? अबू धाबी में भी यही एक्चुअली, अब आप ऑफ कैमरा बताऊंगा आपको। ओके मल्होत्रा जी, 10 सेकंड में क्या करने वाले हैं वीकेंड में? घर पे रेस्ट, अगले महीने काफी ट्रैवलिंग है, उसके अभी जस्ट रिलैक्स एट होम, रिलैक्स। उसके बाद अनुराग जी, प्लान क्या इस हफ्ते का? पिक्चर देखने जाएंगे? हाँ, कुछ स्पेशल नहीं है नीरज जी, किताबें पढ़ेंगे और बेटे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। और नहीं तो मैं आपको होमवर्क देता हूँ, जो आपको मॉडल बना रहे हैं ना, मॉडल कंप्लीट करिए और मुझे पढ़ने के लिए भेजिए, मैं उसको पढ़ूंगा। सरवेन जी, आप क्या कर रहे हैं वीकेंड में? मैं तो बचे कुछ काम जो मंडे टू फ्राइडे नहीं हो पाते हैं, पहले उनको कंप्लीट करूंगा।
फिर आई थिंक नेक्स्ट वीकेंड में कुछ डेफिनेटली, अभी एक जो बीच में छुट्टी आ रही है इसमें कुछ करना चाहिए रामनवमी वाली छुट्टी पे। बिल्कुल करना चाहिए, एंजॉय करिए लाइफ में, पढ़ना लिखना काम काज तो चलता ही रहेगा। ध्यान रखिए अपना, अपनों का और हेल्थ का, और एंजॉय करिए लाइफ को, मार्केट भी सब ठीक ही हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए।